हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ओके ओके तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। बात करेंगे व्हाट इज़ नाजिज्म। ठीक, तो नाजिज्म बेसिकली जो है, इसको हम नेशनल सोशलिज्म कह सकते हैं। ये एक टोटलिटेरियन सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या हम कह सकते हैं द प्रैक्टिसेस विच आर एसोसिएटेड विद अडोल्फ हिटलर एंड नाजी पार्टी। ठीक है, ओके या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि द नाजिज्म इज अ आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी एंड हिटलर। ओके, अब बात करेंगे कुछ की फीचर्स की, नाजिज्म के कुछ की फीचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फासिज्म। फासिज्म जो है ये बेसिक आइडियोलॉजी है जिससे नाजिज्म निकल के आता है। ठीक है, जो कि बेसिकली डिक्टेटरशिप में भरोसा रखती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप पे बेस्ड आइडियोलॉजी है। तो नेक्स्ट फीचर है कि भाई नाजिज्म एम्स टू एंड ऑल पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन एंड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। मतलब कोई भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक, इट फेवर्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के फॉर्म डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करने को फेवर करता है नाजिज्म। ठीक है, इसके अलावा ये सोशलिज्म, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म जैसी जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनके अगेंस्ट है। ठीक, इसमें एक टर्म आता है एंटी सेमिटिज्म। इसमें एंटी सेमिटिज्म इन्वॉल्व होता है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब है ज्यू हेट्रेड। ठीक है, अगली बात है इट प्लेसेस स्टेट अबव ऑल। नेक्स्ट इज दैट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट विद सिंगल पार्टी एंड सिंगल लीडर। ठीक, और लास्ट में आ जाता है कि भाई इट कंसीडर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस एज अ सुपीरियर रेस। तो ये कुछ की फीचर्स हम मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की बात करते हैं। शुरुआत होती है चैप्टर की विद स्टोरी ऑफ एक लड़का है हेलमत, उसकी कहानी से शुरुआत होती है चैप्टर की एनसीईआरटी में। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हमने इलाबोरेट किया है, देख लेते हैं। तो हेलमत एक 11 साल का लड़का है, जर्मन लड़का है, हु हर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग अबाउट किलिंग द एंटायर फैमिली, या फिर फादर जो है उन्हें अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसी कुछ बातें दोनों पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे और वो सुनता है उन्हें। ठीक, हिज फादर, आखिर उसके फादर ने ऐसा क्यों बोला, तो वो बात भी यहाँ पे बताई गई है। हिज फादर स्पोक, मतलब उनके अंदर एक डर था। ठीक है, द फियर ऑफ स्पोक आउट ऑफ दिस हिज फियर ऑफ रिवेंज। उन्हें लग रहा था कि भाई ये जो एलीज हैं, एलीड पावर्स हैं, ठीक, नाउ दे आर गोइंग टू डू द सेम विद जो नाजीज़ हैं, नाजी सपोर्टर्स हैं, उनके साथ अब वही होगा जो उन लोगों ने जर्मनी के अंदर ज्यूज़ और दूसरे नॉन जर्मन्स के साथ किया। ठीक है, तो एक्चुअली में हेलमत के फादर एक नाजी हैं, नाजी सपोर्टर हैं। ठीक है, और उन्हें अब हार के बाद 1945 में जर्मनी की हार के बाद अब ये डर सता रहा था कि भाई अब वैसा ही सब कुछ इनके साथ होने वाला है जो जो इन लोगों ने नॉन जर्मन्स के साथ जर्मनी के अंदर किया। ठीक है, अगले दिन फैमिली जो है दे स्पेंड हैप्पी टाइम टुगेदर। उसके बाद अगले दिन जो है शाम को, उसी दिन शाम को हेलमत के जो फादर थे ही शॉट हिमसेल्फ इन द ऑफिस। ठीक है, हेलमत बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, और वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि भाई वो अगले 9 ईयर्स तक घर में अपने कुछ भी नहीं खाता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि भाई उसकी माँ जो है उसे खाने में हो सकता है पॉइजन मिला के दे दें, तो इसलिए ऐसा वो कुछ भी घर पे नहीं खाता है। ठीक, ऑल दिस हैपेंड बिकॉज, अब फिर से वही बात आ रही क्यों हुआ ये सब, है ना। तो हेलमत के जो फादर थे वो एक नाजी सपोर्टर थे, और ये सारी चीज़ें जर्मनी की हार के बाद हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में। बात करेंगे आगे की। अब इसके बाद क्या होता है, तो भाई 1945 में जब जर्मनी मई में सरेंडर कर देता है, ठीक है, इसके बाद एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, हिटलर सरेंडर करने के बाद हिटलर, उनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गेबल्स, और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे जो है एक बंकर में, बर्लिन में एक बंकर में जो है सुसाइड कमिट कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद वॉर के ख़त्म होने के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है न्यूरमबर्ग में टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल। जो नाजी वॉर क्रिमिनल से उन्हें यहाँ पे पनिश करने के लिए, ठीक है, फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये चार्जेस लगा करके इनको पनिश किया जाता है। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ये जो बना था, इसने खाली 11 लोगों को यहाँ पे डेथ सेंटेंस जो है एड्रेस किया। ठीक, बाकी कुछ लोगों को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है, आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, यानी कि ठीक है, जो ये पनिशमेंट थी नाजीज़ के लिए काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रूटैलिटी, या जो क्राइम्स उन्होंने कमिट किए उसके कंपेयर में देखा जाए तो सज़ा जो थी काफ़ी कम थी। ठीक है, तो ये इमेज हम देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे सेंटर में हिटलर हैं। ठीक है, और हिटलर के
जो लेफ्ट में हैं वो गिबल्स हैं, ठीक है, और एक दूसरे ऑफिशियल हैं जो एक मीटिंग से 1932 में बाहर आते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है जीनोसाइडल वॉर, ठीक। तो अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां एक तरफ जर्मनी 1941 से 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व था, ठीक है, दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर उसने जीनोसाइडल वॉर भी छेड़ रखी थी, ठीक है। जीनोसाइड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, किसी एक ग्रुप को के लोगों को, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मास मर्डर्स देखने को मिलते हैं कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स के, ठीक है, और बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस। अब इसमें कौन कौन मारा जाता है उसकी बात की गई, तो नाजीज ने लगभग 6 मिलियन ज्यूज़ को मार दिया, 200,000 जिप्सीज वर किल्ड, 1 मिलियन पॉलिश लोग मारे जाते हैं, 70,000 जर्मन्स भी मारे जाते हैं। इवन जर्मन्स वो जो मेंटली या फिजिकली क्रिपल्ड थे, डिसेबल्ड थे, उनको यहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन्हें भी यहाँ पे मार दिया जाता है। नाजीज़ ने बिल्कुल नए नए तरीके खोज के निकाले थे लोगों को मारने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक बताएगी कि भाई बाय गैसिंग देम इन किलिंग सेंटर्स, मतलब जो गैस चेम्बर्स होते थे वहाँ पे पॉइजनस गैस रिलीज़ कर दी जाती थी और एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था, ठीक है। बात करेंगे वीमार रिपब्लिक की। तो ये वीमार रिपब्लिक क्या है इसकी बात करेंगे, ठीक है। वीमार रिपब्लिक बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ द जर्मन गवर्नमेंट फ्रॉम 1918 टू 1933, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो है इसका फॉर्मेशन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, ठीक। पहली बार जर्मनी में जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन जर्मनी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म यहाँ पे ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। वीमार रिपब्लिक का जो नाम था इट वाज नेम्ड आफ्टर द टाउन वीमार टाउन, जो वीमार शहर था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पहली बार मिली थी, ठीक है। वीमार रिपब्लिक एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, ठीक है। इसके अलावा वीमार रिपब्लिक जो है यहाँ पे 9 नवंबर 1918 में एग्जिस्टेंस में आता है, जब कैसर विलियम टू जो है यहाँ पे जो राजा थे, जो एम्परर थे जर्मनी के ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वो एब्डिकेट करके भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वीमार रिपब्लिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसी के साथ यहाँ पे जो इम्पीरियल जर्मनी था उसका अंत होता है और शुरुआत होती है वीमार रिपब्लिक की। वीमार जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने यहाँ पे मेन और वुमेन सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स ग्रांट किए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भाई वीमार रिपब्लिक जो था इट वाज नॉट वेल रिसीव बाय इट्स ओन पीपल, क्यों, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वीमार रिपब्लिक को अपने ही जो जर्मनी के लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक। तो दो बातें, मतलब मेजर जो कॉज है वो यही है कि भाई जो वीमार रिपब्लिक थी उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन की थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो कि एक पीस ट्रीटी थी जर्मनी और एलिड पावर्स के बीच में, ठीक है, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है। बट जाहिर सी बात है ये जो ट्रीटी थी बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, जिसके टर्म्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करेंगे कि आखिर ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी ये बहुत ही ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी क्यों थी, ठीक। इसके क्या टर्म्स थे, मेन टर्म्स क्या थे वो यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक। सो व्हाट इज़ दिस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक पीस ट्रीटी है जो कि 28 जून 1919 को साइन की गई थी, ठीक है। एंड इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे एंड हो जाता है और ये जर्मनी और एलिड पावर्स के बीच में साइन की गई थी, ठीक है। सो मेन टर्म्स की बात करें, सबसे पहला है जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनीज बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% आयरन, 26% कोल, ठीक है। इसके अलावा एलिड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, ठीक है। एक वॉर गिल्ड क्लॉज यहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है जिसकी वजह से जर्मनी को यहाँ पे वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और जो भी डैमेज हुआ, नुकसान हुआ एलिड पावर्स का, उसके लिए भी इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। जर्मनी को यहाँ पे 6 बिलियन पाउंड्स का कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे करने के लिए फोर्स किया जाता है और जो एलिड आर्मीज़ थी उन्होंने इसका जो रिसोर्स रिच रीजन था राइनलैंड उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये मेन टर्म्स हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, इफेक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये जो वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है पूरे ही कॉन्टिनेंट पे, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से, ठीक है। फ्रॉम यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था क्रेडिटर्स का, वो अब कॉन्टिनेंट बन चुका था डेप्टर्स का, ठीक है।
और शुरू जो वीमार रिपब्लिक था, जाहिर सी बात है वो अभी सेटअप ही हुआ था वीमार रिपब्लिक, इसीलिए यहाँ पे इन्फेंट वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक था। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे बर्डन वॉर गिल्ट का लाद दिया गया था। ठीक, उसके अलावा उसको नेशनल ह्यूमिलिएशन यानी अपने ही लोगों से विरोध यहाँ पे झेलना पड़ रहा था। ठीक, कुछ और भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है वॉर का, जैसे सोल्जर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे सिविलियन से ज़्यादा हो जाती है। ठीक, पॉलिटिशियंस और जो पब्लिसिस्ट थे वो भी यहाँ पे इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि भाई जो मेन हैं दे नीड टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। मीडिया यहाँ पे ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करने में लग जाती है। ठीक है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो काफ़ी मिजरेबल थी, ख़राब जीवन था उनका। ठीक, दे वर ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस। ठीक है, अक्सर उन्हें पॉइजनस गैसेज या एनिमी शेलिंग यानी फायरिंग वगैरह फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि जो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा है या नेशनल ऑनर है ये सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई कर चुका था। ठीक, और धीरे धीरे यहाँ पे जो सपोर्ट था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इफेक्ट था वॉर का। ठीक है, अब बात करेंगे हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म यानी जो चेंजेस पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर आते हैं उसकी बात बेसिकली करेंगे। तो जहाँ एक तरफ वीमार रिपब्लिक का जन्म हुआ था, बना था वीमार रिपब्लिक, उसी के साथ साथ एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि एक दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई ग्रुप था जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग। ठीक है, जैसे कि हम रशिया में बोल्शविक ग्रुप मौजूद था, उसी के जैसे यहाँ पे जर्मनी के अंदर स्पार्टसिस्ट लीग मौजूद थी। ठीक है, उसने एक अपराइजिंग यहाँ पे रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो है प्लान की वीमार रिपब्लिक के अगेंस्ट। ठीक, कई सारे यहाँ पे वर्कर्स और सेलर्स के सोवियत बनते हैं। ठीक, कई सारे शहरों के अंदर जो कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। ठीक, वीमार रिपब्लिक ने इस अपराइजिंग को क्रश कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था फ्री कॉप्स। इसकी मदद से जो ये स्पार्टसिस्ट लीग की जो अपराइजिंग थी, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, इसको यहाँ पे क्रश कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद से जो स्पार्टसिस्ट थे इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बना ली एक अपनी, और इसके बाद जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे वो हमेशा के लिए कह सकते हैं आगे के लिए एक इररिकॉन्सिलेबल एनिमीज़ यानी कि जिन्हें कहते हैं आप कट्टर दुश्मन, वो बन गए। ठीक है, बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस की। ठीक, जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था वो ज़्यादातर लोन्स लेकर के किया था। ठीक, और अब उसे वॉर के बाद वॉर रिपरेशंस पे करने थे, यानी जो हर्जाना था वो पे करना था, और वो गोल्ड में पे कर रहा था, जिसकी वजह से इसके गोल्ड रिजर्व्स यहाँ पे डिप्लीट कर जाते हैं। 1923 में जर्मनी यहाँ पे रिपरेशंस पे करने से मना कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भाई, फ्रांस जो है अपना अमाउंट क्लेम करने के लिए उसका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जिसका नाम है रूर, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, ओके, जर्मनी यहाँ पे रिटेलिएट करता है विद पैसिव रेजिस्टेंस, और वो क्या करता है, पेपर मनी यहाँ पे प्रिंटेड पेपर करेंसी यहाँ पे प्रिंट करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे प्रिंटेड करेंसी जो है मार्केट में सर्कुलेट करने लग जाती है, और इसकी वजह से जर्मनी की जो करेंसी थी, जर्मन मार्क की जो वैल्यू थी, वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है। ठीक, इवन एक टाइम आता है कि जब जर्मन मार्क की वैल्यू जो है ट्रिलियंस में गिर जाती है। ठीक, जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे जो है जर्मन मार्क की नीचे आ रही थी, ठीक, जो खाने पीने की चीज़ें थी उनके जो प्राइजेस थे वो एकदम से ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। जर्मन्स यहाँ पे इस बात को इवन हम इस बात से इससे समझ सकते हैं कि जर्मन्स हैड टू कैरी कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब एक लोफ ऑफ ब्रेड को खरीदने के लिए कार्ट में भर के यहाँ पे करेंसी नोट लेकर के जाने पड़ते थे, और इस क्राइसिस को यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो बास्केट्स और कार्ड्स हैं उनको यहाँ पे लोड किया जा रहा है। ठीक है, एक बैंक में विद पेपर करेंसी वेज पेमेंट के लिए। ठीक है, तो जर्मन मार्क की जो वैल्यू है इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ठीक, अब बात करेंगे कि आखिर जर्मनी फिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे आया, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बाहर कैसे आया। ठीक, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डेव्स प्लान के बारे में। ठीक, यहाँ पे अमेरिका एक्चुअली में इंटरवीन करता है टू बेल जर्मनी आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स जी डेव्स। ठीक है, उनके द्वारा एक प्लान बनाया जाता है, इकोनॉमिक रिकवरी का प्लान, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, डेव्स प्लान एक्चुअली कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन था जर्मनी के रिपरेशंस को ईज आउट करने के लिए।
ये प्लान 1924 में बनाया गया था, ठीक, बाय ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, जिनको लीड कर रहे थे यहाँ पे अमेरिकन बैंकर चार्ल्स जी डेव्स। प्लान का जो मोटिव था वॉज टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन जर्मनी एंड एलीड पावर्स, ठीक है। मेजर जो प्रोविजंस है इस प्लान के अंदर वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पहला, इट रिड्यूस जर्मनीज एनुअल रिपरेशन पेमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसने एक 800 मिलियन मार्क्स का यहाँ पे जो है लोन जर्मनी को प्रोवाइड किया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए ने यहाँ पे लोन दिया जर्मनी को। जर्मनी ने जो लोन्स यूएसए से उसको मिले उससे इकोनॉमिक रिकवरी की और वॉर रिपरेशंस यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस को रीपे किए। ब्रिटेन और फ्रांस ने जो लोन्स इनसे यूएसए से ले रखे थे वो इन्होंने आगे इनको पे करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो एक सर्कुलेशन था रुपए का वो फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। 1924 और 20 से लेकर के 28 तक का जो ये टाइम था, कुछ कह सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी का टाइम था। स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी जर्मनी में, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। बट ये एकदम से चीज़ें रुक जाती हैं, वापस से नीचे इकोनॉमी गिरने लगती है। जैसे ही 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट कही जाती है, वो क्रैश कर जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लोन जो यूएसए से जर्मनी को मिल रहे थे ये बंद हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेता है यूएसए, और यहाँ से शुरुआत होती है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की, ठीक है, जो कि 1929 से लेकर के 1932 तक का जो दौर रहा पूरे वर्ल्ड में, एक्चुअली कह सकते हैं इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस का एक फेज़ था ये, ठीक है। इस समय इवन यूएसए की भी जो नेशनल इनकम थी वो हाफ हो जाती है। इकोनॉमी जर्मनी की जो थी वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं इट वाज वर्स्ट हिट, बिकॉज क्योंकि वो डिपेंड ही यूएसए पे कर रहे थे, ठीक। वर्कर्स यहाँ पे जॉबलेस हो जाते हैं, लोग सड़कों पे जो है घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिन तक गलों में प्लकार्ड्स लटकाए हुए जिन पे लिखा रहता था कि विलिंग टू डू एनी वर्क। यूथ जो था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इंगेज हो जाता है, ठीक। मिडिल क्लास और जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उनके अंदर एक डर था प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब होता है द फियर और एंग्जाइटी ऑफ गेटिंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ वर्किंग क्लास और अनएम्प्लॉयड। उन्हें लग रहा था कि भाई उनका सामाजिक जो स्तर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये डर उन्हें सता रहा था, ठीक है। बात करेंगे एक क्वेश्चन की, सेंटेंस है, स्टेटमेंट जो कि एज अ क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाता है, उसको समझेंगे। तो वीमार रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वीमार रिपब्लिक फ्रेजाइल था, कमज़ोर था, क्योंकि न्यूली फॉर्म था और शुरुआत से ही उसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक। और एक फाइनेंशियल बर्डन भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉर गिल्ड क्लॉज की वजह से लाद दिया गया था, ठीक। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनहेरेंट यानी शुरुआती डिफेक्ट्स, शुरुआत से ही डिफेक्ट्स थे कुछ, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी और बहुत आसानी से यहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। सबसे पहली जो समस्या थी वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, जिसकी वजह से किसी भी एक सिंगल पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिल सकती थी, ठीक है। और इसकी वजह से कोलिजन गवर्नमेंट ही हमेशा फॉर्म हो रही थी, ठीक। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही हो गया कि जो भी जितने भी पार्टीज़ हैं सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, एक प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेजॉरिटी फॉर्मेशन एक पार्टी का कभी भी नहीं हो सकता था। दूसरा प्रॉब्लम था आर्टिकल 48, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो है कह सकते हैं रूल लग सकता था, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इम्पोज कर सकते थे और ही कुड सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, ठीक है। इसी वजह से कह सकते हैं बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वीमार रिपब्लिक में 20 कैबिनेट चेंज होते हैं मात्र 239 डेज़ के अंदर, ठीक है। और इसी बीच एक बार आर्टिकल 48 का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई वीमार रिपब्लिक जो था ये फ्रेजाइल था, इसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे जिनके बारे में अभी हमने बात की, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट 2 की, हिटलर्स राइज टू पावर, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई जो क्राइसिस चल रही थी इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इन सभी चीज़ों के चलते एक बैकग्राउंड फॉर्म होता है जिसकी वजह से हिटलर धीरे धीरे यहाँ पे राइज करता है, ठीक। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। उसका जो बचपन था गरीबी में गुजरा, ठीक है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली में शुरू हुआ तो उसने आर्मी में एनरोल कर लिया अपने आप को, ठीक। बट जर्मनी जब हारता है तो उससे कह सकते हैं कि द जर्मन डिफीट एक्चुअली हॉरिफाइड हिम, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जब साइन करते हैं तो उससे तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक। 1919 में एक छोटा सा ग्रुप था
जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उससे उसे ये ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे उस ग्रुप को, ये ऑर्गेनाइजेशन को ये टेक ओवर कर लेते हैं और उसे नाम बदल देते हैं, उसका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया जाता है नाम, और आगे चल के यही पार्टी जो है नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हिटलर्स राइज की, या ग्रोइंग नाजी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो किस तरह से आगे बढ़ती है उसकी बात करेंगे। 1923 में हिटलर ने एक प्लान बनाया। प्लान किस चीज़ का था भैया? टू सीज कंट्रोल ऑफ बेवेरिया। एक मार्च, बर्लिन तक मार्च करके पावर कैप्चर करने का प्लान बनाया गया था, बट ये फेल हो जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, प्रेजेंट के चार्जेस लगाए जाते हैं इनके ऊपर, और बाद में इन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ठीक, नाजीज़ कह सकते हैं 1930s तक एक पॉपुलर सपोर्ट नाजीज़ के पास नहीं था। ठीक है, बट एक्चुअली जो ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया, इकोनॉमिक क्राइसिस का जो दौर आया 1929 से लेकर के 1932 तक का जो दौर था, इस दौरान नाजिज़म एक मास मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, नाजी जो प्रोपेगेंडा था उसने कह सकते हैं कि इट स्टेड होप्स ऑफ बेटर फ्यूचर, मतलब लोगों को एक अच्छा भविष्य दिखाया। बड़े बड़े वादे यहाँ पे हिटलर की तरफ से लोगों से किए गए, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो इसकी वजह से, नाजी प्रोपेगेंडा की वजह से कह सकते हैं कि 1932 में नाजी पार्टी जो थी ये जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और इसका वोट शेयर 37% हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर। क्या क्या प्रोमिसेस हिटलर ने किए लोगों से, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी, नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक, हिटलर एक बहुत बढ़िया पावरफुल स्पीकर था। उसका जो पैशन था, वर्ड्स थे, जो जो शब्द निकलते थे उसके मुंह से, उससे बहुत प्रभावित हो जाते थे लोग। ठीक, ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने की बात की उसने। अंडू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से जो अन्याय हुआ है जर्मनी के साथ, उसको उसका वो ख़त्म करेगा, उसको वो उसका बदला लेगा। ठीक है, वो जर्मनी की डिग्निटी को रिस्टोर करेगा, ऐसा वादा वो लोगों से करता है। इसके अलावा ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु लुकिंग टू वर्क, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार देने की बात उसने की, एक अच्छा फ्यूचर देने की बात की। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको वीड आउट करने की बात की, या जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज़ हैं जर्मनी के अगेंस्ट उनको यहाँ पे रेजिस्ट करने की बात की। तो इन सारी बातों से यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ईज़िली हिटलर की तरफ जो है कह सकते हैं कि उसको सपोर्टर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हिटलर्स प्रोपेगेंडा टू गेन पावर। ठीक, हिटलर डिवाइज न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है दैट व्हाट वाज हिटलर्स प्रोपेगेंडा टू गेन पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया कि हिटलर ने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की। ठीक, उसने दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझा, पहला जो रिचुअल्स होते हैं उनका सिग्निफिकेंस, और दूसरा स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। स्पेक्टिकल मतलब प्रदर्शनी, शो ऑफ करना, मास मोबिलाइजेशन के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल उसने किया, एक तो रिचुअल्स का और दूसरा स्पेक्टिकल का। ठीक, नाजीज़ बहुत मैसिव रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे, पब्लिक मीटिंग्स रखी जाती थी, ये दिखाने के लिए कि हिटलर का कितना ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, और एक सेंस ऑफ यूनिटी इंस्टिल करने के लिए लोगों में ये सब काम किया जाता था। रेड बैनर्स जिनमें स्वास्तिक बना होता था, नाजी सल्यूट, और रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज स्पीचेस के बाद, ये सब कुछ तरीके थे जिनसे स्पेक्टिकल ऑफ पावर यहाँ पे जो है दिखाने की कोशिश की जाती थी, कि जो अपनी पावर है उसको दिखाने की कोशिश की जाती थी। नाजी जो प्रोपेगेंडा था, इसने बहुत ही स्किलफुली कह सकते हैं हिटलर को एज अ मसीहा प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, लोगों के सामने एक सेवियर के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों को उनकी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आया है। ठीक है, बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की। ठीक है, 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने यहाँ पे चांसलरशिप ऑफर की हिटलर को, जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट में। ठीक, इसके बाद क्या होता है, हैविंग एक्वायर्ड पावर, पावर हाथ में आने के बाद हिटलर का जो मेन मोटिव था भाई डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करना, उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है, एक मिस्टीरियस फायर यहाँ पे जो है जर्मन पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। ठीक, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि उसका जो काम था वो और आसान हो जाता है। ठीक, इसके बाद एक फायर डिक्री यहाँ पे इशू की जाती है 28 फेब 1933 को, जिसकी वजह से इनडेफिनेट टाइम के लिए सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इनका जो ध्यान था, अटेंशन जो था, वो अपना किसकी तरफ जाता है, जो कम्युनिस्ट थे। ठीक है, और उन्हें यहाँ पे अरेस्ट करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता है। ठीक, फाइनली 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट ला करके
जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप लागू कर दी जाती है। अब इसके बाद हिटलर के पास सारी पावर्स आ जाती हैं, वो जो है पार्लियामेंट को साइडलाइन करके ही कुड रूल बाय डिक्री, ठीक है। सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया जाता है एक्सेप्ट नाजी पार्टी और उसके जो भी एफिलिएट्स थे, साथी थे, उनको छोड़ के, ठीक है। कुछ स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पे बनाई जाती हैं टू कंट्रोल एंड ऑर्डर द सोसाइटी। जिस तरह से नाजी सोसाइटी चाहते थे उस तरह की सोसाइटी बनाने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, ठीक। हिटलर ने जो इकोनॉमिक रिकवरी की जिम्मेदारी थी वो एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था हजाल्मर शास्ट, उन्हें दी, ठीक। और इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने यहाँ पे फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा सारी फंडिंग होनी चाहिए, जो भी वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स हैं वो सब गवर्नमेंट को यहाँ पे रन करने चाहिए, ठीक। इस प्रोजेक्ट से जर्मन सुपर हाईवेज़ की शुरुआत हुई और एक कार कंपनी जिसका नाम है वोक्सवैगन, इसकी शुरुआत हुई। शास्ट ने यहाँ पे हिटलर को एडवाइस किया कि भैया हमें ज़्यादा रीआर्मामेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग पे रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। बट जो कॉशियस लोग थे उनके लिए जर्मनी के अंदर जगह नहीं थी, नाजी जर्मनी के अंदर, तो शास्ट को यहाँ पे हटा दिया जाता है, ठीक है। हिटलर चूज़ वॉर एज अ वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि हिटलर ने रास्ता चुना था वॉर का, ठीक है। उसने रास्ता चुना इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का, जो रास्ता था वो था वॉर का। उसने कहा कि भाई रिसोर्सेज बाय वेजिंग वॉर अगेंस्ट अदर कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, उनको हम जब ऑक्यूपाई करेंगे ना, हमारा भी एक्सपेंशन होगा, हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे और हम इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे बाहर आ जाएंगे, ऐसा हिटलर का मानना था, ठीक है। अब बात करेंगे हिटलर की फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक। फॉरेन पॉलिसी में इसको बहुत कह सकते हैं बहुत क्विक सक्सेस मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को बाहर किया 1933 में। दूसरा, उसने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई किया 1936 में। अगला काम उसने किया कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया आपस में 1938 में अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जर्मन स्पीकिंग सुडेंटन लैंड था, ठीक है, उसको उस पर वो कब्जा करना चाहता था, बट उस पर कब्जा करते करते पूरी जो कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया, उस पर वो कब्जा कर लेता है, उसको पूरा अपने अंदर एक्वायर कर लेता है, ठीक है। इसके बाद ये जो कुछ भी कर रहा था इसमें कह रहा है कि इंग्लैंड हैड अनस्पोकन सपोर्ट, इंग्लैंड इसे पीछे से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी जर्मनी के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, ठीक है। ये जो भी उसको सफलताएं शुरुआती तौर पे मिलती हैं जर्मनी में और जर्मनी के बाहर, इससे उसका जो कॉन्फिडेंस था बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 2 की। तो सितंबर 1939 में, ठीक, जर्मनी यहाँ पे पोलैंड पे अटैक कर देता है, ठीक। इसी के साथ वॉर की शुरुआत होती है फ्रांस और इंग्लैंड से, क्योंकि भाई ये पोलैंड के साथी थे पहले से, ठीक है, इनका अपना समझौता हो रखा था, ठीक। 1940 में अब देखें यहाँ पे 3 लोग हो गए, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी अकेला हो गया। तो जर्मनी ने भी क्या किया, सितंबर 1940 में एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन कर लिया। ट्राईपार्टाइट यानी 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ट्राईपार्टाइट कहा जा रहा है, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान के बीच में ये पैक्ट होता है, जिससे हिटलर यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद पपेट रेजाइम्स यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं नाजी जर्मनी को, उन्हें इंस्टॉल कर दिया जाता है यूरोप के कई सारे जो जीते हुए पार्ट्स से वहाँ पे, ठीक है। बाय 1940 कह सकते हैं कि हिटलर जो था ही वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा जर्मनी पावरफुल कंट्री बन चुकी थी उस समय पे, ठीक है, हिटलर के अंडर में। अब बात करेंगे हम लोग अटैक ऑन रशिया की, ठीक है। ओके, हिटलर का एक लॉन्ग टर्म एम था ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करने का, ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न भी था, वो इंश्योर करना चाहता था रेगुलर फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस जर्मन्स के लिए, ठीक है। इसी वजह से उसने सोवियत यूनियन पे अटैक किया 1941 में। पूछा भी जा सकता है कि भैया कि रशिया पे अटैक करने के पीछे कारण क्या था, सोवियत यूनियन पे अटैक करने के पीछे क्या कारण था, तो वो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक। अब ये सबसे बड़ी कह सकते हैं ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पे प्रूव होती है, हिटलर की सबसे बड़ी गलती प्रूव होती है, क्योंकि एक साथ दो पावरफुल कंट्रीज से फाइट करना समझदारी नहीं थी। यहाँ पे जर्मन फोर्सेस को इसने एक्सपोज कर दिया था। वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग फेस करनी पड़ रही थी और ईस्टर्न फ्रंट में यहाँ पे पावरफुल सोवियत आर्मी से लड़ना पड़ रहा था। तो एक साथ 2 अलग अलग फ्रंट्स पे 2 पावरफुल कंट्रीज से फाइट करना इज नॉट, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था, ठीक। इसी वजह से हम हिस्टोरिक ब्लंडर कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक।
सोवियत जो रेड आर्मी थी उसने यहाँ पे कह रहा है कि इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट, क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग, मतलब बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पे स्टालिनग्राड में जर्मन फोर्सेस जर्मनी को हरा देते हैं भाई। रशिया वाले जो है थे, सोवियत यूनियन वाले थे, हरा देते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग यूएसए के इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है, वॉर में तो जर्मनी, देखो यहाँ पे यूएसए का जो रोल था वो न्यूट्रल था, बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था शुरुआती तौर पे। ठीक, कहाँ से इन्वॉल्वमेंट आता है तो इसमें जापान का रोल है भाई। जापान जो है यहाँ पे लगातार उसकी पावर बढ़ रही थी ईस्ट में। ठीक, उसने फ्रेंच इंडो चाइना जो था उसका पार्ट जो था उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, और वो प्लान यहाँ पे अटैक प्लान कर रहा था यूएस नेवल बेसिस के ऊपर जो पैसिफिक में है। ठीक, अब क्या होता है, जापान यहाँ पे हिटलर के साथ हाथ मिला लेते हैं। ठीक, जब जो जापान था वो जर्मनी के साथ हाथ मिला लेता है, और यूएस का जो बेस था पर्ल हार्बर नेवल बेस, वहाँ पे अटैक कर देता है, बॉम्बिंग कर देता है। ठीक, इसके बाद यूएस यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करता है, और यूएस की एंट्री के साथ ही चीज़ें बदलने लगती हैं भाई। ठीक है, वॉर फाइनली 1945 में ख़त्म होता है हिटलर की डिफीट के साथ, और यहाँ पे फाइनली सबसे आखिरी में कह सकते हैं सरेंडर करने वाली जो कंट्री थी वो थी जापान। और इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते हैं, यहाँ पे 2 एटम बॉम्ब्स इनके 2 अलग अलग शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए जाते हैं, तब जा कर के ये लोग सरेंडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू, देखो ये क्या, इसमें ये बताया गया बेसिकली हिटलर या नाजी पार्टी जो है वो वर्ल्ड को किस तरह से देखती है। ठीक, या हिटलर की जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसी पे नाजी वर्ल्ड व्यू बेस्ड है। ठीक, इसके हिसाब से कि भाई कोई इक्वालिटी यहाँ पे लोगों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है, खाली एक रेशियल हायरार्की एग्जिस्ट करती है। ठीक, जिसमें नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे टॉप पे आते हैं, और ज्यूज जो हैं यहाँ पे लोएस्ट रंग में, मतलब सबसे नीचे आते हैं। ठीक, हिटलर का जो रेसिज्म है वो कहाँ से बोरो करता है, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया दैट हिटलर्स रेसिज्म इज बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। बेसिकली कह सकते हैं कि एक मैन्युपुलेटिव इंटरप्रिटेशन है, अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेना और लोगों को समझाना। ठीक, देखो डार्विन और स्पेंसर ने कहीं भी रेसिज्म की थ्योरी नहीं दी है। ठीक है, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जबकि स्पेंसर का जो आइडिया है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है। बट इन दोनों को ही एक मैनिपुलेटिव तरीके से अपने तरीके से हिटलर ने इंटरप्रेट करके गलत इंटरप्रिटेशन निकाला, और लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, अपने रेसिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ठीक, दूसरा जो एस्पेक्ट है हिटलर की आइडियोलॉजी का वो है जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम। ये अलग से पूछ लिया जाता है टर्म, ध्यान रखना भी है ना, जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम। ओके, ये जो हम बात कर रहे थे कि जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ लिया जाता है। इसका मतलब है लिविंग स्पेस क्रिएट करने से। ठीक, हिटलर का मानना था कि भाई जो न्यू टेरिटरीज हैं दे हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ जर्मन्स, और नई टेरिटरीज को एक्वायर करना चाहिए जहाँ पे जर्मन्स को वहाँ पे बसाया जा सके। ठीक, इससे जो मदर कंट्री है उसका एरिया इन्हांस होगा, मटीरियल रिसोर्सेज यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेंगे, और पावर भी जो है जर्मन नेशन की बढ़ेगी। तो ये था भैया नाजी वर्ल्ड व्यू। अब बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट की। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। सो आफ्टर कमिंग टू पावर, नाजीज का जो मेन ड्रीम था उनका एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाने का, प्योर जर्मन्स का। ठीक है, बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु आर कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, मतलब बाकी सारे नॉन जर्मन जिन्हें अनडिजायरेबल्स बोलते हैं ये लोग, बेसिकली उनको एलिमिनेट कर देना फिजिकली। ठीक है, कन्वर्ट करना यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, एलिमिनेट कर देना यहाँ पे सोल्यूशन है। ठीक है, ओके, नाजीज वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, जहाँ पे सिर्फ प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस होंगे, उन्हें ही सिर्फ ये लोग डिज़ायरेबल मानते हैं। ठीक, दे आर सीन वर्दी ऑफ देयर ओनली, खाली यही लोग जो हैं वर्दी हैं प्रॉस्पर करने के, मल्टीप्लाई करने के, मतलब उनकी ही संख्या बढ़नी चाहिए, उन्हें प्रॉस्पर करना चाहिए, बाकी कोई नहीं। ठीक, इवन जो जर्मन्स हैं जो फिजिकली या मेंटली क्रिपल्ड हैं किसी तरीके से, उन्हें भी यहाँ पे यूथनेसिया प्रोग्राम के अंडर में मार दिया जाता है। ठीक, इसके ज्यूज़ के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और भी जो कम्युनिटीज़ थी, ग्रुप्स थे, जिन्हें बड़ी संख्या में यहाँ पे मारा गया, जैसे जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, पॉलिश थे, रशियन थे, इनको भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक नाम लिया गया जिप्सीज, तो ये कौन है भाई, इनको जान लेते हैं इनके बारे में कि ये कौन है। जिप्सीज, हु आर जिप्सीज? ठीक, तो दे आर, इन्हें रोमनी पीपल कहा जाता है, रोमेनिया नहीं, रोमनी पीपल कहा जाता है। ओके, रोमनी पीपल, और सिर्फ रोमा कहते हैं इन्हें। ये एक इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है जो कि पंजाब रीजन से ओरिजिनेट होता है नॉर्दर्न इंडिया में।
एज नोमाड, और ये यूरोप में एंटर करते हैं 8 से 10 सेंचुरी के बीच में। ठीक, इन्हें यूरोपियंस जो हैं इन्हें जिप्सीज बुलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये लोग इजिप्ट से आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ज़रूरी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा क्योंकि टर्म आ रहा था तो उसके बारे में इसलिए बता दिया गया है। ठीक, अब बात करेंगे एक क्वेश्चन की। एक लाइन आती है एनसीईआरटी में हमारे कि ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, एक्सप्लेन। तो इसको समझ लेते हैं भाई कि ज्यूज सबसे वर्स्ट सफरर्स क्यों कहे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ज्यूज कह रहे हैड अ प्रीकर्सर इन ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ज्यूज का जो यहाँ पे ऑपोजिशन जो कह सकते हैं विरोध देखने को मिलता है या नफ़रत देखने को मिलती है ज्यूज़ के को लेकर के, वो उसके पीछे एक ट्रेडिशनल रीज़न है क्रिश्चियनिटी के अंदर। ठीक, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्स एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूशुरर्स, जीसस क्राइस्ट को मारने वाले लोग, या यूशुरर्स यानी बहुत सारे, यूशुरर उसे कहा जाता है जो सिनर्स होते हैं, बहुत सारे पाप किए हों जिन्होंने। ठीक है, तो यूशुरर्स के तौर पे इन्हें यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, इसके चलते कह रहे हैं कि देवर अंटिल मेडिवल टाइम देवर बार्ड फ्रॉम ओनिंग एनी लैंड, कि कोई ज़मीन ये खरीद नहीं सकते थे, उसके मालिक नहीं बन सकते थे। ठीक, ये सिर्फ ट्रेड और मनी लेंडिंग पे सर्वाइव करते थे। ठीक, इसके अलावा इन लोग को सेपरेटली मार्क्ड एरियाज़ में रहना होता था जिन्हें घेटोस कहा जाता है। पीरियोडिक बेसिस पे और ऑर्गेनाइज तरीके से कह सकते हैं कि भाई इनके अगेंस्ट यहाँ पे वायलेंस ऑर्गेनाइज किया जाता था, एक्सपल्शन फ्रॉम लैंड, इनकी ज़मीनों से इनको हटा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ पीरियोडिक बेसिस पे यहाँ पे होती थी। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि 2 फेजेज़ में चली हैं। 1933 से लेकर के 1938 का जो ये पहला फ़ेज़ था, इस समय नाज़ीज़ ने कह सकते हैं यहाँ पे टेरराइज़ किया, पॉपुलराइज़ किया, सेग्रीगेट किया ज्यूज़ को, और उन्हें फोर्स किया कि वो देश छोड़ के चले जाएं, कंट्री को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, सेकेंड फेज़ में यानी कि 1939 से 45 का जो फेज़ था, ठीक, इस समय कह रहा है कि देवर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन एरियाज जिन्हें हम घेटोस कहते हैं, और फाइनली उन्हें गैस चेम्बर्स में ले जा करके बड़ी संख्या में मार दिया गया। ठीक है, अब एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है हिटलर्स स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। ये अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको एक अलग से सेक्शन के तौर पे हम देख रहे हैं। ठीक, कह रहे हिटलर का जो हेट्रेड है ज्यूज़ को लेकर के वो बेस्ड है स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस पे, जिसमें ये बात बोली जाती है कि कन्वर्जन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। कन्वर्जन यानी ज्यूज़ को कन्वर्ट कर लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ज्यूज़ जेविश जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है टोटल एलिमिनेशन, यानी इनको ख़त्म करना ही, इनको मार देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, इनका कन्वर्जन सॉल्यूशन नहीं है एज़ पर स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। अब बात करेंगे हम लोग रेशियल यूटोपिया की। तो कह रहे हैं कि भाई जीनोसाइड और वॉर ये जो थे 2 साइड बन चुके थे एक सिक्के के, कॉइन के। ठीक, पोलैंड को जब यहाँ पे ऑक्यूपाई किया जाता है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर यहाँ पे जर्मनी का कब्जा हो जाता है। ठीक, पोलैंड के जो लोग थे उन्हें यहाँ पे ज़बरदस्ती उनके घरों से फोर्स किया जाता है मूव करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट कर ली जाती हैं। ठीक, और जो मेंबर्स थे पोलिश इंटेलिजेंसिया के यानी बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्हें बड़ी संख्या में मार दिया जाता है। ठीक, कह सकते हैं कि इन्हें इंटेलेक्चुअली सर्वाइल बनाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, किसी भी आबादी में जो बुद्धिजीवी लोग हैं अगर उन्हें ख़त्म कर दें तो उस आबादी की आगे के लिए ग्रोथ हम रोक सकते हैं। तो वैसे ही आइडियोलॉजी के साथ, मानसिकता के साथ यहाँ पे काम किया गया। पॉलिश चिल्ड्रेन कह रहा है हु लुक लाइक आर्यन, जो आर्यन के जैसे लगते थे बच्चे देखने में, उन्हें यहाँ पे जो है दे वर फोर्सिबली स्नैच फ्रॉम देयर मदर्स, माओ से छीन लिया जाता था और उन्हें रेस एक्सपर्ट्स जो एग्जामिन करते थे। अगर वो रेस टेस्ट पास कर जाते थे तो भाई उन्हें किसी अच्छी जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था, अदरवाइज देवर पुट इन सम ऑर्फनेज। ठीक है, तो अगर उन्होंने रेस टेस्ट पास कर लिया भाई तो किसी अच्छी जर्मन फैमिली को उन्हें अडॉप्ट करवा दिया जाता था, अदरवाइज उन्हें ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था जहाँ पे वो पेरिश यानी जो है पेरिश करते थे, परेशान होते थे। ठीक है, तकलीफ़ों भरा जीवन जीते थे। अब बात करेंगे स्टेप्स टू डेथ की। ठीक है, तो स्टेप्स टू डेथ में 3 स्टेजेस बताई गई हैं। पहला है एक्सक्लूजन, जहाँ पे कह रहा है कि जो जर्मन और रिलेटेड ब्लड के लोग हैं उन्हें ही जर्मन नागरिक माना जाएगा। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन यहाँ पे फॉरबिड कर दी जाती हैं। ज्यूज़ को नेशनल फ्लैग को फ्लाई नहीं कर सकते, उनके बिजनेस को यहाँ पे बॉयकॉट किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड करने का काम किया जाता है। दैट मीन्स दे हैव नो राइट टू लिव, ऐसा बोला जाता है कि उन्हें दे हैड नो राइट टू लिव अमंग जर्मन्स। ठीक है,
सेकेंड इज घेटोइजेशन, ज्यूज़ को यहाँ पे फोर्स किया जाता है टू लिव इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज जिन्हें घेटोस कहा जाता है, यानी सेग्रीगेशन की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। और इसके अलावा एक येलो स्टार ऑफ डेविड उन्हें यहाँ पे वियर करना होता है, पहनना होता है, हैड टू वियर येलो स्टार ऑफ डेविड। इसके अलावा वो उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प कर दिया जाता है, उनके लीगल डॉक्स पे, लीगल डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प कर दिया जाता है, उनके घर के बाहर भी लगा दिया जाता है ताकि उन्हें अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, फिर है थर्ड स्टेज जो कि है एनाइलेशन, यानी डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो दे वर टेकन टू गैस चेम्बर्स फ्रॉम देयर हाउसेज, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड गेटोस, जहाँ पे मास किलिंग्स कुछ मिनट में बड़ी ही साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ कैरी ऑन की जाती थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक की जो है यूथ इन नाजी जर्मनी। ठीक, हिटलर जो था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था यहाँ पे यूथ में, जो कंट्री का यूथ था उसे लगता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए जो बच्चे हैं उन्हें नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, जिससे क्या हो कि बच्चे को हम अंदर और बाहर दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नाजी स्कूलिंग की। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए यूथ को यहाँ पे अपने कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी था, उसको समझ में आ चुका था, तो इसलिए उसने नाजी स्कूलिंग की शुरुआत की। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्योरीफाइड। अब क्लीन्स एंड प्योरीफाइड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जेविश टीचर्स थे, ठीक, उन्हें यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। जो ज्यू चिल्ड्रन थे, जो जेविश बच्चे थे, जो उन्हें यहाँ पे पहले तो सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है जर्मन बच्चों से, बाद में उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है और फाइनली 1940s में उन्हें गैस चेम्बर्स ले जाया जाता है। ठीक, गुड जर्मन जो चिल्ड्रन थे दे वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, उन्हें नाजी स्कूलिंग के अंडर जाना होता था, जो कि एक लंबा पीरियड होता था आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का। ठीक, स्कूल टेक्स्ट बुक्स को यहाँ पे दोबारा से लिखा जाता है, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की जाती है नाजी आइडियाज़ को जस्टिफाई करने के लिए, स्टीरियोटाइप्स ज्यूज़ के बारे में यहाँ पे लोगों में पॉपुलराइज किए जाते हैं, इवन मैथ क्लासेस के थ्रू भी। ठीक है, चिल्ड्रन जो हैं दे वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर। ठीक, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स भी ऐसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो है वॉयलेंस और एग्रेशन डेवलप हो, क्रिएट किया जा सके। ठीक है, बात करेंगे यूथ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो उन्हें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू एडुकेट जर्मन यूथ द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यानी जो नाजी पार्टी है उसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसको जो यूथ है कंट्री का उसमें इनकलकेट करना, उसके बारे में शिक्षा देना, ये यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो 10 साल के बच्चे होते थे उन्हें जंग वोक में एंटर करना होता था। 14 की एज में कह रहा है कि उन्हें किसी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था, जैसे कि हिटलर यूथ है। ठीक, जहाँ पे वो कह रहा है कि दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन, वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट अनडिज़ायरेबल्स। ठीक, इसके बाद एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के होने के बाद फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इन लोगों को लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी 18 की एज में। इसके बाद कह रहा है दे हैड टू सर्व इन सम आर्म फोर्सेज में सर्व करना होता था। ठीक, और उस फाइनली किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर एज अ मेंबर एनरोल होना होता था। ठीक, यूथ लीग जो थी नाजीज़ की वो 1922 में फॉर्म हुई थी और 4 साल बाद इसका नाम बदल कर हिटलर यूथ रख दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड की। ठीक, तो जो बच्चे थे नाजी जर्मनी के अंदर उन्हें बार बार ये बताया जाता था कि वुमेन जो हैं दे वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। ठीक, तो ये जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो एक फ़ाइट चल रही थी इक्वल राइट्स की बिटवीन मैन एंड वुमेन, वो गलत है और वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, बॉयज़ को यहाँ पे बोला जाता था एग्रेसिव होने के लिए, मैस्कुलिन और स्टील हार्टेड होने के लिए, जबकि गर्ल्स को यहाँ पे बोला जाता था कि टू बी गुड मदर्स, रियर प्योर हार्टेड, प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। ठीक, 1933 में एक स्टेटमेंट आता है भाई हिटलर का कि उसने कहा कि मेरे स्टेट में मदर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है, बट एक्चुअली में नाजी जर्मनी में ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, वुमेन हु बोर रेशली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन, जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, और जो रेशली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उन्हें यहाँ पे अवॉर्ड किया जाता था। ठीक, उन्हें यहाँ पे फेवर ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स के अंदर, कई सारे कंसेशंस मिलते थे शॉप्स में, थिएटर टिकट्स में, रेलवे फेयर वगैरह में। ठीक, और जो आर्यन वुमेन इस जो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट था उससे डेविएट करती थी, उससे हट के चलने की कोशिश करती थी, उन्हें यहाँ पे पब्लिकली कंडेम किया जाता था और पनिशमेंट दिए जाते थे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले टॉपिक की जो कि है हमारा आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक, नाजी
जो है यहाँ पे लैंग्वेज और मीडिया का इस्तेमाल बहुत केयर से, बहुत सावधानी से करता है जनरली अपने लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे कि पहले लैंग्वेज का क्या रोल था और फिर मीडिया का क्या रोल था। ठीक, देखिए भैया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, तभी जो है आगे आप एक फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो आपको चैप्टर सही से समझ में आ रहा है, लैंग्वेज ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा सजेशंस अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। ठीक, बट प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके, यूज़ ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नाजीज़ ने कभी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर किल या मर्डर जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। ठीक है, मास किलिंग्स के लिए कुछ अलग से टर्म्स निकाले गए थे, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन ज्यूज़ के लिए, यूथनेसिया डिसेबल्ड लोग जो जर्मन्स थे उनके लिए, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था जिससे कोई भी कुछ भी जान ना पाए। ठीक है, इवैक्यूएशन का मतलब एक्चुअली में था लोगों को यहाँ पे गैस चेम्बर्स में डिपोर्ट करना। ठीक है, गैस चेम्बर्स को यहाँ पे डिसइंफेक्शन एरियाज़ कहा जाता था और वो बाथरूम के जैसे देखने में लगते थे, जिनमें इवन फेक शावर हेड्स भी लगाए गए थे। ठीक है, यूज़ ऑफ मीडिया की बात करते हैं जल्दी से। तो मीडिया को भी यहाँ पे बहुत ही केयरफुली यूज़ किया गया था टू विन सपोर्ट फॉर द रेजाइम। नाजी रेजाइम के लिए सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, पॉपुलराइज करना, उनका जो वर्ल्ड व्यू था उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। नाजी आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाया जाता था विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स वगैरह के थ्रू लोगों तक इनको पहुँचाया जाता था। पोस्टर्स जो पोस्टर्स थे उनमें जो एनिमीज़ थे जर्मन्स के, उन्हें स्टीरियोटाइप किया जाता था, मॉक किया जाता था, अब्यूज़ किया जाता था और दे वर डिस्क्राइब्ड एज ईविल। ओके, सोशलिस्ट और लिबरल्स को यहाँ पे वीक और डिजेनरेट प्रेजेंट किया जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई जाती थी ज्यूज़ के अगेंस्ट नफरत फैलाने के लिए, जैसे सबसे ज़्यादा फेमस जो फिल्म थी वो थी इटर्नल ज्यू। ठीक, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ थे जो थे उन्हें दे वर स्टीरियोटाइप्ड एंड दे वर मॉक्ड और मार्क्ड, दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, ज्यूज़ वर रेफर टू एज वर्मेन, रैट्स, पेस्ट कह करके उन्हें बुलाया जाता था। उनके मूवमेंट को भी इवन यहाँ पे रॉडेंट से कंपेयर किया जाता था। ठीक, लास्ट यूनिट की बात करेंगे, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके, थोड़ा सा पेस जो है वो फास्ट है बिकॉज चैप्टर काफ़ी लेंदी है और हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर हम लोग इसको फिनिश करें। ठीक है, ओके, रिएक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू नाजी बारबैरिटीज़, ये जो यूनिट है बेसिकली ये समझाती है कि जो जब इतना कुछ चल रहा था जर्मनी के अंदर, इतने सारे लोगों को मारा जा रहा था नाजीज़ के रूल में, ठीक है, हिटलर के रूल में, तो आखिर जो आम जनता थी वो क्या कर रही थी, उसका क्या रिएक्शन था, उसका क्या रोल था, वो यहाँ पे जानने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको 4 कैटेगरीज़ में बांटा हुआ है इस बात को समझने के लिए कि रिएक्शन क्या था ऑर्डिनरी पीपल का नाजी बारबैरिटीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग थे जो नाजीज़ को सपोर्ट करते थे, तो उन्हें हम नाजी सपोर्टर्स कह के यहाँ पे समझेंगे। तो नाजी सपोर्टर्स यानी जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे दे सॉ वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज़, मतलब जैसे कि नाजीज़ बाकी वर्ल्ड को देखते थे वो भी नाजीज़ के जैसे ही बाकियों को देखते थे। कह रहे दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम, मतलब उनके अंदर भी वही नफरत और गुस्सा देखने को मिलता था जब वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते थे जो जीव के जैसा दिखता था, कोई जेविश आदमी के जैसा दिखता था। ठीक है, उन्हें ऐसा बिल्कुल जेन्यूनली ऐसा लगता था कि जो नाजिज़म है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा। ठीक, उससे मतलब उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है नाजिज़म दूर करेगा। ठीक, दूसरा ग्रुप ऐसा भी था जो भाई नाजीज़ के ख़िलाफ़ था। ठीक, तो भाई हर एक जर्मन तो नाजी नहीं था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्टिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज़ किया नाजिज़म के ख़िलाफ़। ठीक, उन्हें वहाँ पे पुलिस रिप्रेशन फेस करना पड़ा, बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए। ठीक है, तीसरा जो सेट ऑफ पीपल थे वो थे पैसिव ऑनलुकर्स, यानी सिर्फ मूक दर्शक बन के देखने वाले लोग। ठीक है, जिनका कोई यहाँ पे रोल नहीं था। ठीक, मेजॉरिटी जो जर्मन्स थे वो पैसिव ऑनलुकर्स थे। ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा डरते थे मतलब कुछ भी करने से या डिफ़र करने से, प्रोटेस्ट करने से वो डरते थे। तो वो सिर्फ चीज़ों को होते हुए देख रहे थे और इवन समटाइम्स व्हाट दे डू, दे जस्ट टर्न देयर फेस अराउंड, है ना, वो अपना मुंह घुमा लेते थे दूसरी तरफ चीज़ों को देखते हुए भी। और लास्ट में हम बात करेंगे ज्यूज़ की। तो ज्यूज़ जो थे, कह रहे दे बिगन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम, नाजीज़ ने जो स्टीरियोटाइप उनके बारे में फैलाए थे उन पे अब इतना कुछ फेस करने के बाद वो उन पे भरोसा करने लग गए थे। उन्हें इवन कह रहे हैं कि सपने में उनके हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर और आइज़ जैसे जेविश लुक्स, जो बॉडी मूवमेंट, जिस तरह से उन्हें नाजीज़ डिस्क्राइब करते थे वैसी चीज़ें उन्हें सपने में दिखाई देने लगी थी। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो कि है नॉलेज अबाउट हॉलोकास्ट। ठीक है, सो
जो भी कुछ जर्मनी के अंदर चल रहा था, जीनोसाइड जो चल रहा था, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था, आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई, लोगों तक कैसे पहुंची, आज हम अपनी किताब में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ रिजाइम। बेसिकली जो लास्ट ईयर्स थे जब जर्मनी अपने हार के करीब था, उस समय सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हुई। ठीक है। बट एक्चुअली में हम कह सकते हैं जब वॉर ख़त्म हुआ और जर्मनी हार गया, तब जा कर के पूरे वर्ल्ड को पता चला कि एक्चुअली में जर्मनी के अंदर क्या हुआ। ठीक है। वाइल एक तरफ जर्मन्स जो थे, कह रहे देवर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्लाइट ऑफ एज अ डिफीटेड नेशन, क्योंकि जर्मनी हार चुका था और उसका दुख भाई उसको था। ठीक है। उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जहाँ एक तरफ ज्यूज़ जो थे वो चाहते थे कि बाकी का जो वर्ल्ड है वो जाने जो एट्रोसिटीज़ सफरिंग्स उन्होंने फेस की। ठीक है। नाजी किलिंग ऑपरेशन जिन्हें हॉलोकास्ट का नाम दिया गया, ठीक, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बाकियों के सामने जाना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, इन लोगों ने डायरीज़ लिखी, नोटबुक्स बनाई, ठीक, आर्चिव्स मेंटेन किए। ठीक है। और कह रहे व्हेन दे लॉस द वॉर, जब वॉर ख़त्म हो जाता है, नाजीज़ वॉर हार जाते हैं, तो जो नाजी लीडरशिप थी उन्होंने यहाँ पे अपने जो लोग थे उनको पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया टू डिस्ट्रॉय ऑल इनडिस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल। ठीक, कोई भी सबूत जो हॉलोकास्ट था, जीनोसाइड था, उसके बारे में बाहर न जाने पाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए। बट कह रहा है कि हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ हॉलोकास्ट लिव इन, बहुत सारे मेमोइड्स, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स जो हैं म्यूज़ियम्स में आज भी मौजूद हैं, रखे हुए हैं, जो सारी जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और आज हम उसके बारे में जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट्स ऑल फॉर नाउ।